जहां मैंने यही स्टडी किया था कि भाई चले हमने पाकिस्तान बना लिया, अब इसके ऊपर ये पाकिस्तान किस लिए बना था, ये क्या अचीव करेगा, ये किस तरीके से वहां पहुंचेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसी पोजीशंस थी ऑन द राइट, आप कह सकते हैं कि इस्लाम के अंदर हर चीज पहले से डिफाइंड है। तो हमें तो इलेक्शंस की भी जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं है, और कानून की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ कुरान और सुन्ना और फुक्काहा इस्लाम के जो है उन्होंने सब कंप्लीट कर दी। जी जी या मैं एक होलिस्टिक आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। जी जी उसमें ये है कि देखें, आइडियोलॉजीज जो 20वीं सदी की थी, लेफ्ट की हो या राइट की हो, वो आफ्टर ऑल एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ एक था कि एक रेस की सोसाइटी होगी या एक कम्युनिस्ट यूटोपिया होगा, वटेवर। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी जो है वो वापस 7वीं सदी को हमेशा आइडियलाइज करती है, रियासत मदीना। जी अच्छा, ये सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं किया, मसलन भुट्टो साहब ने 77 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में वो ले आए थे कि 10 जमात तक कुरान शरीफ फ्री मगर कंपलसरी पढ़ाया जाएगा। लेकिन रियासत मदीना तो यूं नहीं थी। मक्का और मदीना के अंदर तो सिर्फ खजूरें प्रोड्यूस होती, वो तो जो फतूहात हुई और उनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो वो वेलफेयर का जरिया बना। हमने तो अभी रिसेंट डेज तक लिखा देखा है, जागीर बजौर शमशीर। हाँ, वही ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जी ये जो सोच जो बाकी दुनिया ने अबेंडन करके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई, नई टेक्नोलॉजीज बनी, उसके जरिए लोग आजकल अपनी वेल्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान जब बना तो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया ने तो कर लिए, हमने नहीं की। सबसे पहली अटेम्प्ट लैंड रिफॉर्म की पंजाब से कोशिश की गई 1949। तो उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने वो फतवा ले लिया उलमा से कि लैंड रिफॉर्म तो इस्लाम में है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और आप देख रहे हैं फेडरल पोस्ट। और हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर हसन जफर जी, नाइस टू सी यू अगेन। सेम हियर सर। मैंने आपका लंबा आप चौड़ा तारुफ इसलिए नहीं किया बिकॉज पीपल नो यू वेरी वेल। जी जी। आई नो के पीपल ज़रा बहुत एलेबोरेट तारुफ आपका एक मौजूद है, बट आपका जो इम्पोर्टेंट तारुफ है, अगर कुछ लोग पहली दफ़ा आपसे मुलाकात कर रहे हैं तो उनको मैं ये बताऊं कि डॉक्टर साहब की बहुत अहम पब्लिकेशंस हैं। लेटेस्ट बुक इनकी जिना साहब पे है, जिसका उन्होंने जिना साहब के पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान में किरदार का बड़ा एक सॉलिड तनकीदी जायज़ा पेश किया है। और पाकिस्तान पंजाब की पार्टीशन पे बहुत एलैबोरेट इम्प्रेसिव बुक है, पंजाब ब्लडेड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड। और उससे पहले गैरिसन स्टेट। सो लिस्ट ऑफ इम्प्रेसिव राइटिंग्स। और डॉक्टर साहब इस वक्त मौजूद हैं बेंगलोर इंडिया में। सो डॉक्टर साहब के साथ आज हम बात करेंगे एक पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के हवाले से ये कि हम अपने अगर हमारी फेडरल पोस्ट की पिछले 2 हफ्ते की अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं तो हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। एमिनेंट इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के, उनसे हमने इंटरव्यूज़ किए, समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, कि पाकिस्तान का मसला इकोनॉमी नहीं है, कुछ और है। तो डॉक्टर साहब से कल इस पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ही वुड लाइक टू प्रेजेंट हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान का असल मसला पॉलिटिकल नहीं है, आइडियोलॉजिकल है। सो डॉक्टर साहब, ये बात थी, ये बैकग्राउंड है आज की इस गुफ्तगू का। तो काइंडली आप ज़रा इस पे बताइए कि आपका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान का मसला सियासी नहीं है, नज़रियाती है। If I am translating the whole equation correctly. Okay. जी, वेरी करेक्टली डॉक्टर साहब। देखें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो है एस्पेक्ट्स पाकिस्तान के और उसके प्रॉब्लम के, वो सबको नज़र सुबह शाम आते हैं। तो जी वो उसे हम कहते हैं एम्पिरिसिस्ट अप्रोच टू पाकिस्तान, यानी कि जो नज़र आ रहा है डेटा, ये वो, उसकी बुनियाद पे आप एनालिसिस करते हैं। जी लेकिन इन सब के पीछे एक होलिस्टिक जो है ना, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के पाकिस्तान क्यों कई तरीके से पॉलिटिकली भी नाकाम हो रहा है, वो हमारे सामने नजर आ रहा है। और इकोनॉमिकली तो हम बैंकरप्ट हैं। जी कुछ लोग कहते हैं
पाकिस्तान का पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक नहीं है। टू मी दैट दैट सॉरी मेक्स सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, मैं सिर्फ एक इलेबोरेट चाहूंगा आप इसे, यानी जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो बाय प्रोडक्ट है हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम का, इज दैट and political problems are a byproduct of our ideological distortion. राइट? ओके, सो अब ये इक्वेशन क्लियर हो गई कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो बाय प्रोडक्ट है पॉलिटिकल प्रॉब्लम का, और पॉलिटिकल प्रॉब्लम बाय प्रोडक्ट है आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम की। सो Because तो एक बेसिक व्हाट इज एन आइडियोलॉजी, जरा ये एक्सप्लेन करते हैं। जी प्लीज। आई अपनी डॉक्टरल थीसिस में इसको डिफाइन किया था कि एन आइडियोलॉजी इज एन आइडिया ऑफ अ गुड सोसाइटी इन विच certain actions are proposed to get to the good society and to reproduce it. राइट। अब ये जो गुड सोसाइटी का आइडिया पाकिस्तान का है, एक तो देखे ना 20वीं सदी के दो बड़े प्रॉब्लम जो हुए लेफ्ट और राइट की आइडियोलॉजीज, टोटलिटेरियन एक तरफ, फैशिज्म आई, नार्सिज्म आई, दूसरी तरफ कम्युनिज्म आई, एनर्किज्म आई। इन सब ने दुनिया को एक ही ढंग में फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ढालने की कोशिश की। इसके दरमियान जो डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव है वो आइडियोलॉजी फिक्सेटेड नहीं है, वो रैशनल ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं प्रैग्मेटिज्म के हवाले से अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी इकोनॉमिक्स को, फॉरेन पॉलिसी को, डोमेस्टिक पॉलिसी को कंडक्ट करते हैं। जो स्टेट आइडियोलॉजी ड्रिवन होगी वो रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई करके और एक ऐसा सोल्यूशन देगी जो वो समझती है कि इसके बगैर कोई और तरीका नहीं है हमारे नेशनल आइडेंटिटी को, हमारी वो एग्जिस्टेंशलिस्ट जो है रियलिटी को मुमकिन बनाने की। तो देखें अब पाकिस्तान में जो मेरा जो था ना डॉक्टरल थीसिस, वो था द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी इन पाकिस्तान। ये मेरा डॉक्टरल थीसिस है। Right. जहां मैंने यही स्टडी किया था कि भाई चले हमने पाकिस्तान बना लिया, अब इसके ऊपर ये पाकिस्तान किस लिए बना था, ये क्या अचीव करेगा, ये किस तरीके से वहां पहुंचेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसी पोजीशंस थी ऑन द राइट, आप कह सकते हैं कि इस्लाम के अंदर हर चीज पहले से डिफाइंड है, तो हमें तो इलेक्शंस की भी जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं है, और कानून की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ कुरान और सुन्ना और जो है वो क्या कहते हैं फुक्काहा इस्लाम के जो है उन्होंने सब कंप्लीट कर दिया। ये किसकी पोजीशन थी? ये थे एक तंजीम इस्लाह पाकिस्तान, जस्टिस कैकाउस सुप्रीम कोर्ट के जो थे, वो इस आइडिया के बेसिक फाउंडर थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ दिस एक्सट्रीम राइट पोजीशन थी मौलाना अबुल आला मौदूदी की, और वो पोजीशन ये थी कि जहां कुरान और सुन्ना इज एक्सप्लिसिट कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वहां पे अकल क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे अप्लाई होंगी। लेकिन जहां कुरान और सुन्ना इज क्वाइट, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वहां आप कानून बना सकते हैं जो कि कुरान और सुन्ना की लाइट में हो। ठीक है। इतना करते करते हम आगे चलते जाएं तो इसमें डॉक्टर जावेद इकबाल की पोजीशन भी थी, जिन्होंने शो किया कि इस्लाम में सारी ह्यूमन राइट्स जो दुनिया की हैं वो मुमकिन है। तो मैंने उन पे ये क्वेश्चन किया था पर्सनली भी और थीसिस के अंदर भी कि द राइट टू बिलीफ इस्लाम के अंदर क्वालिफाइड है। वंस आई एम बॉर्न अ मुस्लिम आई कैन नॉट लीव इस्लाम फॉर अनदर रिलीजन। ये एक है हमारा
लिमिटेशन है ना जी कि जी वंस यू आर बॉर्न अ मुस्लिम टेक्निकली यू कांट, आपको मुर्तद कह के तो मार शार देते हैं जो भी है। इस तरह करते करते आप जाएं एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो जस्टिस मुनीर की पोजीशन थी। जस्टिस मुनीर ने कहा था कि इस्लाम जो है वो एक सेकुलर स्टेट हो सकता है, क्योंकि एक हदीस का सहारा लिया उन्होंने कि रसूलुल्लाह ने एक ज़माने में कहा, एक दफ़ा कहा था कि जब मैं तुम्हें दुनिया के मुतालिक बताऊं तो मैं तो एक इंसान हूं, लेकिन जब मैं आने वाली दुनिया के मुतालिक तुम्हें कोई डायरेक्शन दूं देन यू फॉलो मी। तो उन्होंने कहा देखें रसूलुल्लाह ने जिंदगी को टेम्परल यानी सेकुलर और स्पिरिचुअल में खुद ही डिवाइड कर दिया, लिहाजा आप स्टेट को सेकुलर बना सकते हैं। अब ये सारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके पीछे किस चीज को ये एक्चुअली रेजिस्ट कर रहे हैं, ये बात है ना। इतने जो मॉडल बनाए गए हैं आर अबाउट व्हाट, दे आर अबाउट द क्लेम कि इस्लामिक स्टेट जिस भी मॉडल की होगी वो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट से बेहतर है। और इस्लामिक स्टेट जो है ना उसके जो लॉज हैं और वो सारे हैं वो इस्लामिक स्पिरिट में होंगे। अब आप देख लें 76 साल में इस पे बहुत कोशिशें हुई हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आई, लेकिन जिस तरह डायरेक्शन बढ़ा है कानून का, अगर आप देखें तो शुरू में तो सिर्फ ये था कि sovereignty belongs to God which he has delegated to the elected representatives of the people। ये एक इंस्पिरेशनल स्टेटमेंट ये थी। करारदाद मकासद की जो अ, हाँ, 7 अक्टूबर 1949 की है ये, 7 मार्च 1949 की स्टेटमेंट है। राइट उसको बाद में आगे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना दिया गया। सो वंस अगेन हम देखते हैं कि सिर्फ एक प्रिंसिपल के बजाय वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्पिरिट बन गया। हम्म इसी तरह आप देखें शुरू में यह था कि ऑल लॉज विल बी ब्रॉट इन कॉन्सोनेंस विद कुरान एंड सुन्ना, लेकिन बाद में इस चीज को रखते हुए जो कानून बने, खास तौर पे जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से शुरू होते हैं, लेकिन जिया के दौर में तो वो बिल्कुल के हदूद लॉज ये ले आए और जी बाद में ये ब्लैक लॉ भी ले आए। तो आप देखें जो एक डेमोक्रेटिक आर्गुमेंट थी इस स्टेट के मुतालिक, वो जैसे जैसे वक्त आया वो साइडलाइन होती गई। हम्म और इसी दौरान आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन हुए, 2 दफा नवाज शरीफ साहब आए, 2 दफा बेनजीर आए जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। इसी तरह बाद में यूसुफ रजा गिलानी और राजा अशरफ शायद बने प्राइम मिनिस्टर, फिर जी मियाँ नवाज शरीफ बने, उसके बाद ये ले आए अपना इमरान इमरान खान खान को। अब उनको निकाल के तो अब ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई है। तो इन सारी चीजों में हम कहीं नहीं देखते कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे जोर दिया गया है। इनमें वो बेसिक जो फ्रेमवर्क है ना वो यही है कि बैकवर्ड लुकिंग आइडियोलॉजी जो है वो हमारी सारी सियासत को डिक्टेट करती है। जरा ये साव, सा, डॉक्टर साहब इसको इस पॉइंट को जरा इलेबोरेट करें हमारे सुनने वालों के लिए जो वो यू बिल्कुल यानी कि आम आदमी हमारे सुने तो उसको जी ये मुश्किल नुक्ता कैसे समझ आए कि जो नजरिया है वो सियासत को जी कैसे कंट्रोल कर रहा है और जी उसकी वजह से हम हमारा माशी मसला कैसे क्रिएट हो रहा मुआशी भी और मुआशरती है भी और माशरती सियासी भी। जी जी या मैं एक होलिस्टिक आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। जी जी उसमें ये है कि देखें आइडियोलॉजीज जो 20वीं सदी की थी, लेफ्ट की हो या राइट की हो, वो आफ्टर ऑल एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ एक था कि एक रेस की सोसाइटी होगी या एक कम्युनिस्ट यूटोपिया होगा, वटेवर। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी जो है वो वापस 7वीं सदी को हमेशा आइडियलाइज करती है, रियासत मदीना। जी अच्छा, ये सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं किया,
मसलन भुट्टो साहब ने 77 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में वो ले आए थे कि 10 जमात तक कुरान शरीफ फ्री मगर कंपलसरी पढ़ाया जाएगा। खैर वो इलेक्शन हुआ, उनको फिर भी निकाल दिया गया। और जनरल जिया के दौरान में तो इस्लामाइजेशन आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कितनी लेके आए। औरतों की जो वो है विटनेस, 2 women इक्वल टू 1 मैन कहते हैं फाइनेंशियल अफेयर्स में, या इस किस्म की हुई है। रेप के अंदर, रेप केसेस के अंदर जो औरत जो रेप होती है उसका विटनेस माना ही नहीं गया। शी कैन ओनली बी एन एक्यूजर, और उसको 4 चाहिए वो अपना। There are many हाँ, problematic areas, yes. तो ये सारी आइडियोलॉजी जो है एक मॉडर्न 21st सेंचुरी की स्टेट को जिस तरह इसने ग्रिप किया हुआ है, उसमें से यही चीजें निकलती हैं। और 7वीं सदी की जो ये आइडियलाइज करते हैं खासतौर पे इमरान खान, तो उनसे सवाल ये है कि साथ साथ आप कहते हैं कि आप चाइना से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, वेरी गुड। आप ये भी कहते हैं स्कैंडिनेविया में जो ये है सोशल वेलफेयर Welfare स्टेट, states, उससे भी। लेकिन रियासत मदीना तो यूं नहीं थी। मक्का और मदीना के अंदर तो सिर्फ खजूरें प्रोड्यूस होती थी। वो तो जो फतूहात हुई और उनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वो वेलफेयर का जरिया बना। but trade लेकिन was there too, right, sir? जी, खुलफाए राशिदीन ने जो उन्हें जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट मक्का किया। because was on trade route, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड करना चाहता हूँ। जो मक्का जी, और मदीना ट्रेड रूट पे थे, तबूक यानी यमन और उर्दन और वो सारा वो एक, तो वो ट्रेड ट्रेड इज रूट का ट्रेड वाज अ सोर्स ऑफ गुड इनकम, यस। ट्रेड इज वन थिंग, बट प्रोडक्शन इज अ डिफरेंट मैटर। यस, तो ना मदीने में ना मक्का में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी थी। उसमें प्रोडक्शन नहीं थी, यस। जो नेचर आपको प्रोवाइड करती थी वही आपका था। बाकी तो ट्रेड, अगर ट्रेड नहीं किया तो फिर फतूआत के जरिए वो हासिल किया ना। कोई कोई ट्रेड करके तो खुलफाए राशिदीन ने ये सारी दौलत नहीं थी, वो तो फतूआत के जरिए आई। ठीक है, विच इज ऑल राइट। यस, उस जमाने में रोमन एम्पायर देख लें, सारी एम्पायर तरीका ही ये था। सो आई एम नॉट सेइंग कि इस्लाम का मॉडल कोई दूसरों से तो वो मुख्तलिफ है। हमने तो अभी रिसेंट डेज तक लिखा देखा है जागीर बजौर शमशीर। हाँ वही ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जी, हमारा ये जो सोच जो बाकी दुनिया ने अबेंडन करके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई, नई टेक्नोलॉजीज बनी, उसके जरिए लोग आजकल अपनी वेल्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे हमने अपनी इकोनॉमी का भी सत्यानाश कर दिया। मसलन मेरे एक दोस्त है, उनका नाम भी आज ले दूं, शायद जवेद इकबाल, जवेद बर्की, जो पाकिस्तान के थोड़ी देर तक फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। जी, जी, और वो इमरान खान के कजन है। जी, हम सिंगापुर में इकट्ठे काम करते रहे हैं, और वो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। यस, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है ना इस्लामिक बैंकिंग, दिस इज जस्ट अ रैकेट। या, होता ये है, प्रॉफिट को आप इंटरेस्ट को प्रॉफिट करार दे देते हैं और वही रेट चलता रहता है आगे पीछे। लेकिन होता ये है कि यू ऑलवेज मेक द the entrepreneur feel guilty in going forward with productive investments. तो ये इस तरीके से हमने अपनी इकोनॉमी को कंस्ट्रेन किया हुआ है। सियासत में आप देख लें कि वो क्या है, सादे को अमीन वाला मसला जो है, अब वो इतना बड़ा अपना इम्पॉसिबल सिचुएशन है, जिसकी बात आप करें उसका स्कैंडल निकल आता है। इमरान खान की पिछले दिनों इन्होंने वो वीडियो चला दी थी, ग्रैंड डॉटर विद नवाब कालाबाग के साथ। सो ये सदीक और अमीन वाला जो मसला है, इसकी बुनियाद पे एक झूठ के हमारे जो ये रूलर्स होते हैं वो बड़े पायस होते हैं, ये वाली हमने बात शुरू की हुई है। ऑल दिस क्रिएट्स ए बेसिस फॉर अनरियलिस्टिक, क्या कहना पैरामीटर चाहिए, फॉर पॉलिटिक्स। यानी वी एक्ट एड हॉकली। एड हॉक एक पॉलिसी बनाई, देखा कि उसका ये फायदा है, एकदम तो उससे बदल दिया। आप कह एक रहे हैं लॉन्ग डॉक्टर रेंज
जी आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे रिलीजियस आइडियोलॉजी का एलिमेंट है, उसने जी हमारी सियासत को कंफ्यूज किया है। हाँ जी, और उसको इकोनॉमी को भी उसके शिकंजे में ले लिया है ना। बिकॉज नाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उसकी वजह से नहीं जम पा रहे, तो हाँ नहीं, उसका क्योंकि नतीजा जो है एडवर्सली निकल रहा है, मनफी तौर पे निकल रहा है हमारी मईशत के लिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम जिसका हम जिक्र करते हैं बार बार। और एक दे दूं, पाकिस्तान जब बना तो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया ने तो कर लिए, हमने नहीं किए। सबसे पहली अटेम्प्ट लैंड रिफॉर्म की पंजाब से कोशिश की गई 1949 में। तो उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने वो फतवा ले लिया उलमा से कि लैंड रिफॉर्म तो इस्लाम में है ही नहीं। तो वो एक अटेम्प्ट ख़त्म हो गया। जब जनरल अयूब ने लैंड रिफॉर्म रखी तो सीलिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन तब भी मौलवियों ने शोर मचाया कि लैंड रिफॉर्म तो इस्लाम में है नहीं। हालांकि यहाँ पे दो ट्रेडिशंस हैं। हजरत उमर ने जब सीरिया को कॉन्कर किया गया तो कहा कि अरबों को यहाँ पे लैंड हमने नहीं देना, ये हम्म, करप्ट हो जाएंगे। लेकिन काजी अबू यूसुफ जो अब्बासी दौर के हनफी काजी हैं, उनकी रूलिंग ये है कि लैंड रिफॉर्म, लैंड ओनरशिप पे कोई लिमिट नहीं हो सकती। तो हमने इस्लामिक ट्रेडिशन में भी वही चीज़ें ढूंढी जो स्टेटस को और पावरफुल जो यहाँ के फ्यूडल क्लास है उसको सपोर्ट किया जाए। तो हम्म। इसी तरीके से आप देख, आज तक आपकी जो है नेशनल असेंबली, उसके अंदर इलेक्टेबल्स क्यों इलेक्ट होके आते हैं, आम बंदा क्यों नहीं इलेक्ट होके आता? उसमें एक क्यों? दूसरा पावर सेंटर भी है, जो हमारे ये जो श्राइन्स हैं, ये जो जी 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 जी, बिल्कुल हाँ। अ, तो श्राइन्स पीर का और जमींदारी का तो पीर खाने, जी जी जी, हाँ पीर खाने हैं, बड़ा क्लोज रिश्ता। उनका बहुत बड़ा और इन्फ्लुएंस है उस सारे एग्जैक्ट, सिस्टम के अंदर। एक और देखें, हमने हमेशा मिलिट्री जनरल्स को आइडियलाइज किया। तो अभी तक पाकिस्तान एक अस्करी रियासत है। इसको पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट टाइटल मैंने इसीलिए दिया है ना, कि हमने जो मॉडर्न दौर की एक प्रैग्मेटिक स्टेट है जिसमें मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है, इस्लाम को भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जहां मेजोरिटी मुसलमानों की होगी तो फिर क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन हमने ऐसे कानून बना दिए हैं कि आप के ऊपर जब चाहे इल्ज़ाम लगा दिया जाए ब्lasphemy का, और देखें मॉब आ जाते हैं। अभी ये जो एक बेचारी खातून जिसका वो ड्रेस के ऊपर ये झगड़ा हुआ है, वो ये हलवा लिखा कहाँ हुआ था किस, सर, वो हाँ वो जी, गरीब के लिबास पे हलवा लिखा हुआ था, खत्ताती में, अरबी तर्ज की खत्ताती में हलवा लिखा हुआ था। हलवे का मतलब आप होता है स्वीट। दैट्स राइट। दैट्स ऑल। अच्छा, अब जी। ये क्या चीज कोई एवं ही हो गई है? नो, दिस ग्रोज आउट ऑफ एन आइडियोलॉजी इन विच एन अनरियलिस्टिक आइडिया ऑफ Arabic अल्फाबेट्स, अरबिक लैंग्वेज, इस्लाम जो भी है, कि किसी ने कुछ भी कहा है तो जाके तन से जुदा ये वो जाके लोगों का सर उड़ा देते यानी हैं। कि वो, उन्होंने इतनी तकलीफ नहीं की कि ये समझ लें कि लिखा हुआ क्या है, सिर्फ वो नहीं रस्म वो, के ऊपर उन्होंने हाँ, फैसला कर लिया है। तो वही सोच है ना जिसकी मुख्तलिफ इजहार हो रहा है फॉर हम्म। ओवर आइडियलाइजेशन ऑफ एन आइडियोलॉजी, जिसमें जो आइडियोलॉजी स्कोप ही प्रोड्यूस नहीं करती एक रैशनल थॉट के लिए। ये हम्म। मॉब साइकोलॉजी को लेके जो पाकिस्तान जिसकी ग्रिप में आ गया है, हम्म। उसमें ना इंस्टीट्यूशन बनेंगी और ना ये इकोनॉमी कभी सही होगी। अब इसको हम ये फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करने के बाद, लेट मी गिव यू सम implications of how this ideology affects our इंटरनल तो हमने बात कर ली है, नो नीड। हाँ जी, जी। एक्सटर्नली, हम्म। एक्सटर्नली भी ये आइडियोलॉजी हम जो है बड़ा आर्बिट्रेरली इस्तेमाल करते हैं। मसलन इंडिया के साथ दुश्मनी, हिंदुओं के साथ दुश्मनी इज पार्ट ऑफ द वे वी हैव बीन ट्रेन टू थिंक। लेकिन चाइना जो बाय डेक्लेरेशन एक एथी स्टेट है
और जहाँ पे उगेर मुसलमानों पे एक कॉम्प्रिहेंसिव वो चेंज ला रहे हैं, नाम भी चेंज कर रहे हैं, मस्जिदें भी बदल रहे हैं। मैं उनकी पॉलिसी को गुड और बैड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ। वहां पे वी आर क्वाइट। तो पाकिस्तान में जो जिस किस्म की हमने ये एक फ्रेमवर्क बना लिया है वो There's a difference, डॉक्टर साहब। मैं उसमें ये अपनी समझ के लिए एलैबोरेट करना चाहूँगा कि वाई यहाँ पे xenophobia है जी हिंदूज के लिए, और वो सेम इज नॉट फॉर द चाइनीज। उसमें आइडल जी वर्शिपिंग का एक एलिमेंट है जो हमारे यहाँ इनकलकेट किया जा हुआ है थ्रू वॉट एवर डिस्कोर्स। तो जी both don't look the same। ये एक मेरा ख्याल है इट्स एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। आई और आई इट टोटली टेक्स एग्री। बैक आई टोटली टू मक्का, क्योंकि वहां पे आइडल वर्शिपिंग थी। एंड इस्लाम बिकॉज ओरिजिनली रिवोल्टेड अगेंस्ट आइडल वर्शिपिंग, सो देयरफॉर इट इज नॉट द सेम फॉर द बुद्धिस्ट्स बट फॉर द हिंदूज। नो, बट दैट इज अ रॉन्ग पोजीशन। लेट मी एलेबोरेट। हम्म चाइना इज नॉट अ बुद्धिस्ट सोसाइटी एट ऑल। मेजोरिटी लोग बुद्धिस्ट भी नहीं है, बाय द वे। उनकी अपनी लोकल फेथ्स हैं। हम्म एंड द स्टेट, मैं तो स्टेट की बात कर रहा हूँ, चाइनीज लोगों की बात नहीं कर रहा। वो तो है कि इट्स एन एथिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म डिक्लेयर्ड। और हम्म मार्क्सिज्म लेनिनिज्म द वे दे अंडरस्टैंड, उसके अंदर रिलीजन का कोई रोल नहीं है। उन्होंने क्रिश्चियंस को भी ओप्रेस किया हुआ है और बाकी अपनी रिलीजन्स को भी किया हुआ है। हम्म लेकिन मेरा मतलब तो है कि जो उगेर मुस्लिम्स हैं वो भी कॉम्प्रिहेंसिवली उसकी जद में आते हैं ना। ठीक है। और बात ये, अब बात इसको यूं भी लाए ना, ये बुत वाली बात जो है, इसके ऊपर हमने पेंटिंग्स ह्यूमन बींग्स की फॉरबिड की। जी हमने जब कैमरा आया तो उसके खिलाफ फतवे दिए। अब सारे मौलवी टीवी में जब बुला लें तो वो वहां पे आके मौजें करते हैं और अपने अपने चैनल्स खोले हुए हैं। जी जी तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कंस्ट्रिक्टिंग आइडियोलॉजी है जिसको ये सिलेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। मसलन इंडिया के खिलाफ बुत परस्ती ये है वो है, हालांकि इन्हें ये भी पता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं। ये सब पता है इन्हें। और हमारे लोग हर साल जाता है एक वो उर्स के ऊपर अटेंड करना। चाइना में कोई गया आपका वहां पे कोई उर्स 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 करने? नथिंग ऑफ द सॉर्ट। आई एम सेइंग कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी जो है ना वो पहले दिन से एंटी इंडिया एंटी हिंदू है। इसको अगर हम खत्म करके उनकी वैसे इंडिया को भी, डॉक्टर साहब, जरा नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंसिंग स्टेटमेंट। तो क्या पर प्लीज इंडिया में पहले दिन से पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि जो भी आपकी किताब का भी जो ब्लडेड पार्टीशन का जी थीसिस है, तो उसमें ब्लडेड पार्टीशन तो दोनों साइड पे हुई थी। जी जी ज्यादातर हुई थी, कम हुई, बट इट हैपेंड ऑन बोथ साइड्स। और फिर उसके दैट्स बाद जो वहां पे रिमेनिंग मुस्लिम्स थे, और फिर माइग्रेशन के टाइम पे भी, तो इंडिया की भी पाकिस्तान की खिलाफ खिलाफ ना कहिए, लेकिन उनके दिल में एक कांटा था अलहदा होने का। उसके बाद इट वाज नॉट दैट कि वो वहां से बिल्कुल सॉफ्ट था और इधर से बड़ा हार्ड था। नहीं, लेट्स लेट्स लुक एट दैट आल्सो। आज आपके साथ, सिंस यू आर वन ऑफ द लीडिंग स्कॉलर्स ऑफ पाकिस्तान, हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं ना, फ्रैंक बात होनी चाहिए, फ्रैंक बात होनी चाहिए। डेफिनेटली, बट आई वुड लाइक टू तो अंडरस्टैंड। हाँ, उसको भी देख लेते हैं। पाकिस्तान गया बन। हमारे यहाँ जो वेस्ट पाकिस्तान है, 21% आबादी हिंदू और सिख होनी चाहिए थी। दिसंबर 1947 31 को all Hindus and Sikhs had been forced out of what became West Pakistan. यस। Only 1.6% were left in Sindh. और आज भी हिंदुओं की परसेंटेज वो ही है। ठीक है। लेट्स गो टू इंडिया के अंदर। जिस तरह हमने वेस्ट पंजाब से एक हिंदू सिख नहीं छोड़ा, उधर से ईस्ट पंजाब से सिख लीडरशिप ने भी एक मुसलमान नहीं छोड़ा, स्वाय हैंडफुल इन मलेरकोटला स्टेट, 85,000। लेकिन बाकी सारे हिंदुस्तान में 35 मिलियन मुसलमान थे। आज बल्कि मैं अगर वो बदले वाली सियासत फॉलो करते, जैसे हिंदू राइट कह रहा था कि अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना है तो सारे हिंदू इधर
और सारे मुसलमान उधर। तो ये तो महात्मा गांधी ने तो अपनी जान भी इसके लिए दी, और जवाहरलाल नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान वो सारा राइट विंग जिसने ये किया था उनको जेलें हुई। और 35 मिलियन मुस्लिम्स टुडे आर 250 मिलियन, ऑलमोस्ट द सेम एज पाकिस्तान। तो अगर आप रिकॉर्ड दोनों का देखें तो हमने जो हाल हिंदू सिखों के साथ किया है, इंडिया ने नहीं किया। अगली बात आ जाए, 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, बड़ा मशहूर पैक्ट है। जी जी इस पैक्ट के मुताबिक the minorities were no longer going to return to their homes.